कहानी शुरू होती है आतंकवादियों के एक समूह से जिसने कई बच्चों का अपहरण किया है। इस समूह का नेतृत्व करने वाले दो मुख्य व्यक्ति हैं, वीक नाम का एक डॉक्टर और उसका साथी। हालांकि एक 7 साल की बच्ची उनकी कैद से छूटने में कामयाब हो जाती है और जंगल में भाग जाती है। समूह की व्यापक खोज के बावजूद वे यह मानते हुए कि उसकी गंभीर चोटों के कारण उसकी मृत्यु हुई होगी, वे लड़की का पता लगाने में असमर्थ हैं। अगली सुबह खेत का मालिक घायल लड़की को अपने खेत में पाता है और उसे घर लाता है, जहां उसका इलाज किया जाता है। डॉक्टर मालिक को भरोसा दिलाते हैं कि बच्ची की हालत गंभीर नहीं है और वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। फिर कहानी 10 साल आगे बढ़ती है और हमारा परिचय जयून नाम की एक शरारती लड़की से होता है। मालिक को बिना बताए दुकानों से बैग ले जाने की इनकी आदत है और लाइसेंस न होने के बावजूद ये कार कुशलता से चलाती हैं। हालांकि जयून कोई और नहीं बल्कि वह लड़की है जिसे खेत के मालिक ने बचाया था और उसे अपनी बेटी के रूप में अपनाया था। जयून अपनी पढ़ाई में अव्वल है और यहाँ तक कि अपने काम में अपने पिता की मदद भी करती है। हालांकि वो अक्सर सिरदर्द से पीड़ित रहती है, जो उसके अतीत की भयानक यादों को जन्म देती है। एक दिन जयून की दोस्त उसे गायन प्रतियोगिता का एक महत्वपूर्ण नकद पुरस्कार के साथ एक वीडियो दिखाती है। जयून खुश हो जाता है और पैसे जीतने और अपने परिवार की मदद करने के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला करती है। फिर वह गायन प्रतियोगिता के लिए परीक्षा देने जाती है, जहां उसकी गायन क्षमता की जांच करने के लिए उसका गाना सुना जाता है। वह माइक्रोफोन को हवा में घुमाकर एक जादू का प्रदर्शन करती है, जिससे पता चलता है कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं जो उसे दूसरों से अलग बनाती हैं। जब वे ये देखते हैं तो उसके माता पिता चिंतित हो जाते हैं, लेकिन उसके माता पिता उसे अपनी शक्तियों को जनता के सामने प्रकट करने से मना करते हैं, क्योंकि इससे वह उनसे हमेशा के लिए अलग हो सकती है। अगले दिन जयून ट्रेन से सिंगिंग स्टूडियो जा रही थी, क्योंकि उसे अगले राउंड के लिए बुलाया गया था। जैसे ही वह अपनी सीट पर बैठी, उसके सामने बैठे व्यक्ति ने, जिसका नाम नोबेलमैन था, उससे बात करने की कोशिश की। उसने कहा कि वह उसे जानता है और फिर उसने उसे थप्पड़ का इशारा करके वह उसे उसका अतीत की याद दिलाने की कोशिश करता है। वह उसे बताता है कि 10 साल पहले उसके साथ हुई घटना में वह भी शामिल था। हालांकि जयून को अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा था। उसके बाद नोबेलमैन उठकर ट्रेन के दूसरे डिब्बे में जाने लगता है, जिससे वो एक शख्स से टकरा गया और गुस्से में आकर उस पर हमला कर दिया। उसे इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई और फिर उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया। इस दृश्य ने ये स्पष्ट कर दिया कि वह एक सीधा सादा व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसके मासूम चेहरे के पीछे एक खतरनाक चेहरा छिपा था। जयून अंततः गायन स्टूडियो तक पहुंचता है और इस राउंड को जीतती है और इसके साथ अगले राउंड में प्रवेश कर जाती है। हालांकि खुशी से दौड़ते समय जयून बीमार महसूस करने लगती है और सिरदर्द के साथ साथ उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगता है। थोड़ा अच्छा महसूस होने पर उसकी दोस्त उसे वॉशरूम से बाहर ले जाती है। वो अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे होते हैं, जहां उनका सामना 2 काली कारों से होता है, जिसमें से डॉक्टर बी का एक साथी कार से बाहर आता है और जयून से सवारी के लिए पूछता है, लेकिन उनका असली इरादा उसका अपहरण करना है। सौभाग्य से जयून और उसका दोस्त उन्हें अनदेखा करते हैं और इसके बजाय उनकी कार में चले जाते हैं। जब जयून टीवी पर आई तो वह अपने सिंगिंग वीडियो की वजह से पूरे देश में मशहूर हो गई। डॉक्टर बी और उसके साथी ने भी उसे पहचान लिया और महसूस किया कि यह वही लड़की है जो 10 साल पहले उनकी कैद से छूटी थी। अब जयून बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी कि एक रईस की कार उसके बगल में आ गई। उसने उसे लिफ्ट देने की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया। नोबेलमैन ने उसे धमकी दी कि अगर वह उसके साथ जाने के लिए राजी नहीं हुई तो उसके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदार वही होगी। यह सुनकर जयून घबरा गई और तुरंत घर की ओर भागी। जब उसने अपने माता पिता को सुरक्षित और स्वस्थ देखा तो उसे राहत महसूस हुई। बाद में उस रात जब सब सो रहे थे, जयून के सिर में दर्द हुआ और वह रोने लगी और अपना सिर पकड़ लिया। उसकी दोस्त उसके साथ थी, लेकिन जब वह वॉशरूम गई तो जयून को बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। जब वह जांच करने गई तो एक आदमी ने उसके सिर पर बंदूक रख दी और दूसरे ने उसकी सहेली की गर्दन पर चाकू रखा हुआ था। समूह के नेता, जो डॉक्टर बी के साथी थे, प्रकट हुए और मांग की कि जयून उनके साथ आए। जयून को फिर से सिरदर्द होने लगा, लेकिन जब पुरुषों में से एक ने उसे ले जाने की कोशिश की तो वह क्रोधित हो गई और उसने बाकी अपहरणकर्ताओं को मार डाला। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि उसने क्या किया है, लेकिन नोबेलमैन और उसके साथी पहुंचे और समझाया कि वे उसके पीछे थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह सामान्य मनुष्यों से अलग थी और उसने अतीत में लोगों को चोट पहुंचाई थी। उन्होंने उसे अपने साथ जाने के लिए मना लिया, ये वादा करते हुए कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। जयून उनके साथ जाने के लिए सहमत हो गई। वे उसे एक कार में एक अनुसंधान प्रयोगशाला में ले आए, जहां वह डॉक्टर बी से मिली। वहां डॉक्टर
बी ने उससे कहा कि मुझे लगा कि तुम मर गई हो, लेकिन जब तुमने टीवी पर आकर वो जादू किया तो मैं समझ गई तुम वही हो और मेरी खोई हुई हिम्मत लौट आई। हालांकि वो कहती है कि उसको अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा है। फिर से उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगा। डॉक्टर बी, जो दूसरे कमरे से उससे बात कर रही थी, हंसने लगी और उसके साथ के डॉक्टर से इंजेक्शन लगाने को कहा। उसने ऐसा ही किया और डॉक्टर बी ने उसे सूचित किया कि वह मानव रूप में एक चुड़ैल थी और यह इंजेक्शन उसे अपने अतीत और उसकी अलौकिक शक्तियों के बारे में सब कुछ याद करने में मदद करेगा। हालांकि डॉक्टर बी ने चेतावनी दी कि इंजेक्शन रोजाना नहीं दिया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप उसकी नाक और मुंह से खून निकलता रहेगा। डॉक्टर बी ने इंजेक्शन लगाने और जयून को अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग करने का इरादा किया था। हालांकि कहानी एक अलग मोड़ लेती है क्योंकि जयून अचानक मुस्कुराना शुरू कर देती है और कहती है कि वो कुछ और वर्षों तक अपने जीवन को बढ़ाने के लिए इंजेक्शन प्राप्त करने के लिए लैब में आना चाहती थी, क्योंकि उसे एक बीमारी थी और वह जल्द ही मर जाएगी। वह डॉक्टर बी को उसके लिए आसान बनाने के लिए धन्यवाद देती है। इसके बाद जयन उठती है और वह वहां मौजूद सभी डॉक्टरों को मार देती है। उसके बाद वह बाहर आती है और इस लैब में सभी को मारने लगती है। अब मैं आपको बताऊंगी जयन में ये शक्तियां कैसे हैं, क्योंकि वास्तव में वह एक चुड़ैल है, इसीलिए उसने इतनी कम उम्र में अपने पिंजरे से भाग लिया था, क्योंकि बचपन से ही उसके पास अलौकिक शक्तियां थीं और उसने डॉक्टर बी के लैब में सभी लोगों को मार डाला था और वहां से भाग गई थी। पूरी फिल्म में वह सिर्फ नाटक कर रही थी। वास्तव में उसे याद था कि उसके साथ क्या हुआ था और वह गायन प्रतियोगिता में इसलिए भाग नहीं ले रही थी क्योंकि उसके परिवार को पैसों की ज़रूरत थी। वास्तव में उसने उसमें इसलिए भाग ली ताकि वह डॉक्टर बी तक पहुंच सके और सब कुछ उसकी योजना का हिस्सा था। उसकी जादूगरी नोबेलमैन से मिलना, उसका अपहरण, सब कुछ योजना का हिस्सा था। योजना के मुताबिक वह यहाँ आकर सब लोगों को मर देती है अपना बदला लेने के लिए। फिर उसने डॉक्टर बी की टांग पर गोली मार दी और कहा, ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें भूल गई, और मैं उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ जब तुमने मुझे दर्द दिया था जिसमें मैं हर दिन दर्द से गुजरती थी। फिर उसने उस पर फिर से गोली मार दी। तभी नोबेलमैन वहां आता है जो जयून पर एक बंदूक तान देता है। अब नोबेलमैन भी जयून की तरह एक बच्चा था जिसे डॉक्टर बी ने अपहरण कर लिया था, लेकिन उसके पास जयन की तरह शक्ति नहीं थी। यही कारण था कि वह जयून से ईर्ष्या करता था, वह उससे पीछे था। इसी वक्त डॉक्टर बी का साथी जयून के पास आता है और वह डॉक्टर बी के इस साथी के हैवानियत के बारे में याद आ जाता है कि वह कितना निर्दयी था। उस रात उसने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया था। जब वह उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जयून उसे पकड़ लेती है और उसे बहुत बुरी तरह से मारती है। वह उसके शरीर को बहुत मोड़ती है, उसकी हड्डियां तोड़ देती है, जिससे अंततः उसकी मौत हो जाती है। अब केवल दो लोग बचे हैं, जयून और नोबेलमैन, जहां वे एक बहुत मजबूत लड़ाई भी करते हैं। दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, लेकिन जयून अंततः उसे मार देती है। मरते समय वह नोबेलमैन से हेडक्वार्टर के बारे में पूछती है, अपनी बीमारी के लिए एक उपचार के लिए जहां वह जा सकती है। जब उसने उसे बताया जयून ने उसे मार दिया, फिर वह अस्पताल गई अपने माता पिता के पास क्योंकि उनकी मां बहुत बीमार थी। अब जयन के पिता ने उसे एक और सच बताया कि जब मैं उस दिन तुम्हें घायल हुआ पाया था, मुझे पता चल गया था कि तुम एक चुड़ैल हो, क्योंकि जैसे ही तुम वहां आई थी फॉर्म पर कई जानवर मर गए थे। हालांकि मैं तुम्हें दूर भेजना चाहता था, लेकिन आपकी मां की अनुरोध पर हमने आपको रखा था और आपको हमारे बच्चों की तरह पाला। ऐसा कहते हुए वह उदास हो जाते हैं। जयून भी भावुक हो जाती है। तब वह कहती है कि पिताजी, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगी और आपसे मिलूंगी। उसके बाद वह मुख्य कार्यालय तक पहुँचती है जहाँ कोई उस जगह को चला रहा था। वह डॉक्टर बी जैसी दिखने वाली उसकी जुड़वा बहन थी। वह जयून के विनाश से डर रही थी, इसलिए उसने उसे वैक्सीन दे दी जो जयून के रोग को ठीक करेगी और उसे मरने से भी बचाएगी। अब केवल एक और लड़की आती है, वह जयून पर हमला करने लगती है, जिस पर वह उसे बताती है कि अगर आप मुझे छूते हो तो मैं आपका सिर उड़ा दूंगी। उसके बाद ये सीन एक छोटी सी लड़की की ओर बदलता है जो जयन जैसी लग रही थी और खून से ढकी हुई थी। वह एक अज्ञात स्थान में खड़ी थी। यहाँ हम बहुत से मरे हुए जानवर देखते हैं जिन्हें कोई और नहीं, वास्तव में इसी बच्ची ने मारा था। तो यहाँ हम समझते हैं कि वह भी एक विच है और उसके पास अतीतवादी शक्तियाँ भी हैं। वह पहले एक मानव थी, उसके बाद उसे म्यूटेंट बनाया गया था, फिर कुछ बदलाव किए गए थे ताकि उसे एक विच बनाया जा सके। हर कोई इस लड़की को आकवन के नाम से जानता है। यहाँ आकवन को अपनी माँ की रोने की आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाता है जो उसे बुला रही थी। वह अभी वहाँ खड़ी ही थी कि एक कुत्ता आता है और अचानक उस पर हमला करता है, जिसके बाद ये दृश्य कट जाता है और हम कुछ समय पहले की कहानी देखते हैं जहां हम एक बस में दो स्कूल लड़कियों को देखते हैं। हेडफोन वाली लड़की अपनी दोस्त से कहती है कि मैं गर्भवती हूं, यानी मैं मां बनने वाली हूं, लेकिन हाँ, तुम किसी को इस बारे में नहीं बताओ। तभी ड्राइवर एक अज्ञात सड़क पर गाड़ी को मोड़ लेता है।
फिर कुछ मास्क पहने लोग बस में आ जाते हैं और वे बस में जहरीली गैस फैला देते हैं जिससे कि सभी लोग बेहोश हो जाते हैं, जिसमें गर्भवती लड़की भी शामिल थी। मास्क पहने लोग उस लड़की को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और जब वह जागती है तो वह अपने आप को डॉक्टर बिग के सामने पाती है। यहाँ समाचार में बताया जा रहा था कि इस लड़की की बस एक खाई में गिर गई है जिसके कारण उसमें सभी लोग मर गए हैं। ये देखकर उस लड़की को काफी दुख होता है। फिर उसने डॉक्टर बिग से पूछा कि मैं यहाँ क्यों हूँ और मैं माँ बनने वाली हूँ, तो कृपया मुझे यहाँ से छोड़ दे। जैसा कि डॉक्टर बिग ने उससे कहा, हाँ मैं जानता हूँ आप माँ बनने वाली हो और न केवल एक बल्कि 2 बच्चे की, यानी जुड़वा बच्चे। और वो बच्चे हम उन्हें हमारे प्रयोग के लिए उपयोग करेंगे ताकि हम उनके जैसे अधिक क्लोन नकल कर सके, जिसे वह लड़की बिल्कुल समझ नहीं पाती है। उसके बाद ये कहानी फिर से बदलती है। वर्तमान समय में यहाँ हम कुछ म्यूटेंट देखते हैं जो बहुत शक्तिशाली थे क्योंकि वे भी मानवों को बदलकर म्यूटेंट बना दिए गए थे। ये सभी म्यूटेंट डॉक्टर बिग के प्रयोगशाला में जाते हैं और वहाँ सभी को मार डालते हैं क्योंकि यही उनका मिशन था। जब वे चले जाते हैं हम वहाँ एक लड़की देखते हैं जो खून से ढकी हुई थी, लेकिन अचानक वह अभी भी जीवित थी और आसानी से चल सकती थी। जैसे ही वह बाहर निकलती है उसे तीव्र सिरदर्द होता है। उसकी शक्तियां इतनी बढ़ जाती हैं कि हम उसके चारों ओर सब कुछ उल्टे देख सकते हैं। वह अपनी मां की आवाज सुन सकती थी जो उसे अपने पास बुला रही थी, जो कि एक अज्ञात कमरे में है, जिससे हम समझ सकते हैं कि यह लड़की कोई अन्य नहीं है बल्कि आकवन है। उस समय वह एक बच्ची थी लेकिन प्रेजेंट के समय में वह बड़ी हो गई है। अब आकवन चल रही थी और सड़क पर आ गई। यहाँ एक कार बहुत तेज होती है, यह उसके पास बहुत करीब से गुजरती है लेकिन उसे इससे कोई डर नहीं लगता, इसलिए कार आगे रुकती है। वो कार फिर से वापस आती है और आकवन के पास रुकती है। कार में बहुत से लोग थे जो सब गुंडों की तरह दिखते थे। गुंडों का बॉस आकवन से इसके बारे में पूछता है लेकिन वह जवाब नहीं देती। तब उसने आकवन को अपहरण कर लिया और उसे अपनी कार में बिठा दिया क्योंकि वे लोग एक लड़की को अपहरण कर रहे थे जो एक व्यापारी थी और उसके साथ उन्हें ले जा रहे थे। और गुंडों का बॉस यकीन करता है कि आकवन कार को देख लेती है और उसके लिए समस्या बन सकती थी क्योंकि लोग आकवन को परेशान करते हैं और उस लड़की को मारना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण आकवन बहुत नाराज हो जाती है, जिससे उसे यहाँ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। वह अचानक बहुत बुरा महसूस करने लगती है। वह उन्हें एक एक करके कार से बाहर फेंक रही थी, कुछ लोगों को आगे की खिड़की से, कुछ को दरवाजे से और कुछ को पीछे की तरफ से। जब उनकी कार का एक दुर्घटना होती है तब सभी गुंडे मारे जाते हैं, केवल गुंडों का बॉस, वह लड़की और आकवन बच जाती है। फिर जब आकवन आगे बढ़ती है गुंडों के बॉस को मारने के लिए, तब जमीन के मालिक उसे इसे करने से रोकती है, तो उसने ये किया, वह उसे नहीं मारती, वह उसे छोड़ देती है। यहाँ हम जानते हैं कि गुंडों के बॉस उस भूमि के मालिक को साथ ले जा रहा था क्योंकि उसने उसकी भूमि खरीदनी थी, लेकिन भूमि के मालिक इसे करना नहीं चाहती थी, तो गुंडों के बॉस उसे ले जा रहा था ताकि वह उसे मार दे। तब भूमि के मालिक अपने चाचा को बुलाती है ताकि वह यहाँ आए और उन्हें साथ ले जाए। फिर जब उसके चाचा यहाँ आते हैं आकवन कुछ खराब महसूस करने लगती है और उसके नाक और मुंह से खून निकलने लगता है जिससे वह बेहोश हो जाती है। इसके कारण भूमि के मालिक उसे कार में रखता है और उसे साथ ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसके चाचा डॉक्टर है, वह आकवन के शरीर से सभी गोलियों को निकालते हैं लेकिन वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उसकी सभी घाव अपने आप ठीक हो रहे हैं। उसके चाचा को लगता है कि शायद मैं शराब के असर में हूँ और मुझे ऐसा नजर आ रहा है, ये सिर्फ मेरा भ्रम है। तब हम एक सैनिक को देखते हैं, एक सैनिक लड़की जो खून से लथपथ थी और उसके पास बहुत सारे लाशें थी क्योंकि वह एक अनुसंधान लैब में गई थी और बहुत सारे म्यूटेंट्स को मार डाला था। यहाँ सैनिक लड़की के साथ उसका साथी भी था। उनकी बातचीत से हम समझ सकते हैं कि वे दोनों डॉक्टर बिग के लिए काम करते हैं और डॉक्टर बिग के आदेशों के अनुसार वे बहुत सारे म्यूटेंट्स को मार डालते हैं। हम इस सैनिक लड़की को देखते हैं जो अपने शरीर से गोलियां निकाल रही थी। उसका शरीर अचानक बदलने लगता है जिससे हम समझते हैं कि वह खुद एक म्यूटेंट थी, उसका साथी भी एक म्यूटेंट था, इस वजह से उसके सभी घाव अपने आप भर रहे थे। वो डॉक्टर बिग से मिलने जाती है। डॉक्टर बिग उसे आदेश देती है कि वह किसी भी तरह से आकवन को खोजे और उसे मार दे क्योंकि वह भाग गई है और वह तुम्हारी तरह ही एक खतरनाक म्यूटेंट है। तब सैनिक लड़की को एक उपकरण देती है जिसकी मदद से वह आकवन को खोजेगी क्योंकि उनके पास आकवन के शरीर में एक चिप है ताकि वे उसे ट्रैक और खोज सकें। सैनिक लड़की और उसके साथी जो वहां से जा रहा था वे महसूस करते हैं जैसे कोई उन्हें फॉलो कर रहा हो। तब सैनिक का साथी कार रोकता है और उनसे लड़ना शुरू कर देता है। वे उसके ऊंचे हथियारों को उस पर फेंकते हैं लेकिन वह बहुत आसानी से अपनी हाथों से उसे रोक देता है। वह पेड़ पर चढ़ रहा था और उसे मार रहा था और पेड़ टूट रहा था। तब उसकी डिवाइस की मदद से वह उसे उठा लेता है और उसे बहुत मारता है। उसे मार देने के बाद सैनिक लड़की अपने साथी को बताती है कि यह काम शायद हमारा पुराना साथी म्यूटेंट्स के लीडर का हो जिसके लिए मैं 10 साल पहले
काम करती थी, तो इसलिए वह खुद उससे मिलने जाती है। म्यूटेंट्स के लीडर और उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि यह सैनिक लड़की जयून है। वह म्यूटेंट्स के लीडर से कहती है कि अब तुम हमारा पीछा करना छोड़ दो, क्योंकि मैं यहाँ कुछ अन्य उद्देश्य के लिए आई हूँ। भूमि के मालिक उसके घर आकवन को लाते हैं, जहाँ वह उसके भाई से मिलती है। खाने के बाद आकवन जब वह अपने कमरे जाती है सोने के लिए, तब अचानक उसे सिर में तेज दर्द होता है। उसकी नाक और मुंह से खून बहना शुरू हो जाता है। बाहर म्यूटेंट्स के लीडर अपने साथियों के साथ एक बार फिर से भूमि के मालिक को धमकाने आए। यहाँ भूमि के मालिक और उसके भाई वे लोग बहुत मारते हैं। इस चीज को आकवन ने भी देख लिया था। तब वह बहुत गुस्सा होती है। वह बाहर निकलती है और एक के बाद एक को वह सबक सिखाती है। वो सिर्फ अपने एक हाथ से सबको उठाकर फेंक रही थी। गाड़ी और इंसान सब उसके लिए बराबर थे। उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि वह गाड़ी उठा रही थी कि इंसान को। इसे देखकर गुंडों के बॉस बहुत डर जाता है। वह वहां से भागता हुआ चला जाता है। फिर अगले दिन गुंडों के बॉस से मिलने के लिए म्यूटेंट का एक समूह आता है, जो उससे आकवन के बारे में पूछता है, जिस पर वह कहता है ठीक है, मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन तुम मुझे अपना जैसा बना दो, जो कि म्यूटेंट है। तब लोग उससे सहमत होते हैं। म्यूटेंट के लीडर उसे एक सीरम देता है अपने ऊपर लगाने के लिए, जिससे वह म्यूटेंट बन जाएगा और आकवन के बारे में सब कुछ बता देता है। जमीन की मालिक अपने अंकल से मिलने के बाद घर जा ही रही थी कि तभी उससे मिलने जायून और उसके साथ ही आते हैं। वे उसे बताते हैं कि वह लड़की जिसे तुमने अपने घर में रखा है वह एक विच है, एक चुड़ैल। वह जमीन के मालिक को धमकाती है, तुम्हें उसे हमारे पास वापस करना होगा, अन्यथा हम आपके भाई को मार देंगे। उसकी जान बचाने के लिए उसे मानना ही पड़ता है। अब प्लान के मुताबिक जायून ने उसे कहा था रात में अपने भाई को लेकर निकल जाना, इसके बाद हम आपके घर आएंगे और आकवन को पकड़ लेंगे। जमीन की मालिक जब अपने घर पहुंचती है तो अपने विचार को बदल देती है और आकवन की ओर संकेत करती है कि वह यहाँ से निकल जाए। तब गुंडों के बॉस यहाँ आता है, जो जमीन के मालिक को गोली मार देता है। उसका भाई यहाँ आकवन को भागने का रास्ता दिखाता है और अपनी बहन को बचाने के लिए वापस चला जाता है। जमीन के मालिक ने जयून की बात नहीं सुनी थी, इसलिए वह नाराज हो गया थी और एक मिसाइल से जमींदार का घर उड़ा देती है, ताकि इस मिसाइल के हमले से आकवन को मार दिया जाए, लेकिन वह पहले से ही वहाँ से चली गई थी। गुंडे का बॉस जैसे ही जमींदार के भाई मारने वाला होता है, तो यहाँ जयून और उसके साथी आते हैं और उसे बचाते हैं। जयून के व्यक्ति से म्यूटेंट ग्रुप की लड़की लड़ना शुरू कर देती है और उसे मार देती है, क्योंकि ये म्यूटेंट्स भी गुंडों के बॉस के साथ यहाँ आए थे। एक तरफ जयून म्यूटेंट के बॉस के साथ लड़ती है, जबकि उसकी साथी दूसरे म्यूटेंट्स को मार रही थी, लेकिन म्यूटेंट्स का गुट उन दोनों भारी पड़ रहा था। वह जयून और उसके साथी को बहुत मारते हैं और उसे बहुत चोटें भी पहुंचती है। उसकी हालत ऐसा लगता है कि वह मर जाएगी। आकवन जो मिसाइल से बेहोश थी, उसे होश आती है और वह वापस आती है। तब हम उसकी सुपर पावर को देख पाते हैं, क्योंकि सब कुछ आसमान में उड़ रहा था और एक झटके में वह तीनों म्यूटेंट्स को बहुत आसानी से मार गिराती है। अब म्यूटेंट्स का लीडर भागने वाली होती है, तभी वहां जयून आती है, जो म्यूटेंट को बताती है कि वह उसकी जिंदगी का दुश्मन बन गए हैं। ऐसा कहते हुए वह उसे चाकू से मार देती है। वह अब राज खोलती है कि मैं आकवन को इसलिए ढूंढ रही हूँ क्योंकि वह मेरी बहन है। हाँ बिल्कुल, ये दो बहनें हैं, लेकिन क्योंकि उसकी माँ किसी कमरे में फंस गई है, तो अब जयून आकवन को साथ ले जाती है। उसके बाद डॉक्टर बी को समाचार मिलता है कि दोनों बहनें मिल गई है। उसे पता था कि वे यहाँ आएंगी अपनी माँ की तलाश में, और उसके साथ इस कहानी के दोनों भाग यहाँ समाप्त होते हैं।